So hello everyone, we are come back with our new video with new topic and with new energy. Okay, so our topic is colligative properties. Now in the last video we are discussing about the first colligative property. The first colligative property is relative lowering of vapor pressure. क्या देखा था हमने कि किस टाइप से हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था और प्योर सॉल्वेंट में किस टाइप से हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था तो क्या हुआ था उसमें उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया था। तो वही फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसकी जो है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, EBP से शॉर्ट में बोलते हैं। किस टाइप से हम एक प्योर सॉल्वेंट लेंगे और प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। वैसे नॉर्मली हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्टली इस पे देखते हैं व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज of solution which depend on the properties of solution which depend on the number of solute particle and does not depend on the nature of solute okay, यानी सोल्यूट के नेचर पर ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। तो ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। अब इसकी जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे पढ़ने से पहले हम एक चीज डिस्कस करना चाहते हैं, वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसको डिफाइन करेंगे फर्स्टली हम। तो द टेम्परेचर, यानी ऐसा बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर है किसी लिक्विड का, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड फेज, यानी जो लिक्विड है हमारे पास उस लिक्विड का टेम्परेचर, यानी वो जो लिक्विड है उस लिक्विड का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर उसका वेपर फेज, उसका वेपर जो प्रेशर होगा, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स मीन एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड क्या? बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो वही डेफिनेशन है, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। सो ये हमारा डेफिनेशन किसका हो गया? बॉइलिंग पॉइंट का। यानी आप लिक्विड को इतना टेम्परेचर देंगे, लिक्विड को इतना टेम्परेचर आप देंगे कि जब तक उसका जो वेपर प्रेशर, यानी जो लिक्विड की वेपर जो बनेगी और उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो इक्वल किसके ना हो जाए? एक्सटर्नल में जो प्रेशर है। ठीक है, जो एक्सटर्नल में जो प्रेशर है, जो बाहर जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके इक्वल जब इसका वेपर प्रेशर ना हो जाए तब तक हमारा बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, यानी जब तक टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट के बराबर नहीं होगा। समझ गए? क्लियर है आपको? अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1 बार और एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होता है ये कि जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार के इक्वल हो, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, एंड व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm then what is the normal boiling point? Okay, so both are clear, standard boiling point and normal boiling point, P external 1 bar and P external 1 atm। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है, क्योंकि पहले ये बॉइलिंग पॉइंट इसलिए क्लियर करवाया गया क्योंकि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट क्लियर नहीं होता तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पाता, समझ नहीं आता ये चीज, क्योंकि ये इसी पर डिपेंडेंट है। आपको यही पता नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट पता नहीं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे समझ पाते हो? तो मुश्किल होता। तो इसलिए फर्स्टली हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सेकंड, उस पर हम आते हैं। क्या है हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? द सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एक्चुअली में? क्या होता है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है हमारा, उस प्योर सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, ये प्योर सॉल्वेंट हमारा, इस प्योर सॉल्वेंट में आपने क्या किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया तो क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, जो हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किस टाइप से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है? तो क्या होगा, जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में मिलाओगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक जो रिलेशन, हालांकि ये एक्चुअली में बॉइल, ये इसकी
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली होती है। लेकिन क्या होता है एक्चुअली में कि जो टेम्परेचर जो होता है वो प्रेशर के क्या होता है, इनवर्स होता है। टेम्परेचर प्रेशर के इनवर्स होता है, यानी इसमें क्योंकि क्या होता है कि वेपर प्रेशर जैसे डिक्रीज होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आप इसको कैसे समझेंगे, आपने क्या किया कि इस प्योर सॉल्वेंट पे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, इसको समझेंगे हम। पहले ये इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड इन अ प्योर सॉल्वेंट, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। और ये चीज याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज बी हायर। जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलवेज बी हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यानी जो प्योर सॉल्वेंट होता है उस प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज भी हायर होगा, क्योंकि आपने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो ये चीज यहां पर याद रखना कि जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब क्यों हुआ ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो ये प्योर सॉल्वेंट हमारा है। ओके, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट में आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहां पर ऐड कर दिया। अब आपने जैसे ही यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफाइन कर लिया है। हमने समझ लिया उसको कैसे डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये जो सॉल्यूशन है अब इसको क्या करना है, इसको वो प्रेशर उस प्रेशर के इक्वल होना है जो इसका एक्सटर्नल प्रेशर है। जो यहां पर एक्सटर्नल में जो प्रेशर है उसके इक्वल होना है, यानी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसके इक्वल होना है। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि प्रेशर जो था पहले, जैसे यहां एक्चुअली आप अज्यूम करो कि यहां पर प्रेशर 0.7 एटीएम था। यहां पर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का 0.7 एटीएम था। अब 0.7 से इसे 1 एटीएम तक जाना था। एक्चुअली हम लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है यहां पर वो कितना है, वो है यहां पर 1 एटीएम। अब इसको 0.7 से 1 एटीएम तक जाना है। इतना टेम्परेचर हम देंगे कि ये 0.7 से 1 एटीएम तक जाए। लेकिन जैसे ही आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। यानी 0.7 था पहले, अब डिक्रीज होकर 0.5 पर चला गया। अज्यूम करो 0.5 पर चला गया। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर तो वही है, वही 1 एटीएम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा कि 0.5 से 1 एटीएम तक जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले 0.7 से 1 एटीएम तक जाना पड़ रहा था, अब कहां तक जाना पड़ेगा, 0.5 से 1 एटीएम तक। यानी अब टेम्परेचर हमें ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट पहले मिल रहा था अब बॉइलिंग पॉइंट उससे ऊपर मिलेगा। समझ गए बात को? जो वेपर प्रेशर पहले इस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो रहा था अब वो उससे ज्यादा टेम्परेचर को मिलेगा। तो ये हमारा ये चीजें यहां पर होती है कि प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो ये सारी कंडीशन यहां पर होती है और बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होता है। अब किस टाइप से ये मोलरिटी पर डिपेंड करता है और इसका जो कैलकुलेटिंग वे है वो कैसे हम इसे एक्सप्रेस करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस टाइप से होता है, इसका कैलकुलेटिंग वे और मैथमेटिकल वे हम अब देखने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर है, एक बार इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी किस टाइप से बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट, तो वो डेल्टा टीबी से हमने यहाँ पर शो किया है। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, अब क्या है कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जब कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो यहाँ हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो डेल्टा टीबी दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी नॉट बी, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, तो ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। अब एक्सपेरिमेंटली क्या मिलता है कि हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, ना कि नेचर पर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है किस पर, मोल फ्रैक्शन पर, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है और मोल फ्रैक्शन मोलल कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली क्या मिलता है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मोललिटी, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो डेल्टा टीबी जो एलिवेशन आया बॉइलिंग पॉइंट में, ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा और ये डेल्टा टी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटते ही यहाँ एक कांस्टेंट आएगा के बी, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या आइडियलिस्कोपिक कांस्टेंट से बोल सकते हैं, या ठीक है। तो ये Kb और m आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb। अब मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी को आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी सॉल्वेंट, ये होता है ना मोलरिटी। सो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट, किसका? मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो गिवन मास W2 सॉल्यूट की गिवन मास है, और M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन W1। W1 क्या है? सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास, और ये ग्राम में होगा तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि केजी में होता है यहाँ पर। तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb। अब इन्हें हम थोड़ा सा सही से लिख देंगे। W2 इज इक्वल टू W2 Kb W2 मल्टीप्लाई 1000 W1 अपॉन M2। हमने सही से लिख दिया सही से, ठीक है। फिर M2, अब यहां से डेल्टा Tb क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में, ये एलिवेशन जो है इसको हम यहां से इधर ले जा सकते हैं, क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की यूज से हम यहां पर मोलर मास किसका? सॉल्यूट का पता लगा सकते हैं। यानी अगर मोलर मास सॉल्यूट का पता नहीं है तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मोलर मास सॉल्यूट का पता कर सकते हैं। सो M2 इज इक्वल्स टू, दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और Kb W2 मल्टीप्लाई 1000 और डेल्टा Tb नीचे चला गया और W1, ठीक है। वेयर M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, Kb बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट, W2 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और डेल्टा Tb एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो अब एक चीज याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू है ये किसके लिए? वाटर के लिए। जो वाटर जो होता है ना हमारा, इस वाटर के लिए जो Kb एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट जो है, या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट जो है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। किसके लिए? वाटर के लिए। कितनी होती है? तो वाटर के लिए Kb की वैल्यू होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है? Kb की। वाटर के लिए फिक्स है। तो यहां से आपको यूनिट की पता लग रही है कि Kb की यूनिट क्या है? केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहां तक कि आपका सेकंड कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट EBB, ये आपको क्लियर है। अब ग्राफ को हम एक बार देख लेते हैं। चलो ग्राफ से हम इसको समझते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखो ये ग्राफ है हमारा वेपर प्रेशर Vp और टेम्परेचर के बीच। ये ग्राफ किस के बीच है? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। अब यहां देखिए कि ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। ये वाला ऊपर वाला ग्राफ प्योर सॉल्वेंट का है, और जो नीचे वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? सॉल्यूशन का। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया तो उसके बाद का ये ग्राफ है। देखो क्या क्या आपको यहां दिखता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट था 1 atm पर, जब इसका वेपर प्रेशर 1 atm हो रहा था, इसका प्योर सॉल्वेंट का, वो इस जगह इस टेंपरेचर T1 पर मिल रहा था, ठीक है। यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा था प्योर सॉल्वेंट का, वो T1 पर मिल रहा था। अब क्या हुआ? जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, यानी ग्राफ यहां से खिसक के यहां से चल के इधर आ गया, यहां आ गया, ठीक है। यानी जो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ था, सॉल्यूशन में ये ग्राफ इस जगह आ गया। अब इसी पॉइंट पर देखना, इसी पॉइंट पर देखिए कि ये जो 1 atm प्रेशर करने के लिए इसका टेंपरेचर T2 मिल रहा है। समझ आया? यानी इतना प्रेशर बनाने के लिए, यानी इतना प्रेशर के इक्वल से जाने के लिए इतना टेंपरेचर उसे देना पड़ रहा है, यानी T2 पर जाना पड़ रहा है। यानी इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट वही है, पॉइंट तो वही था, लेकिन टेंपरेचर T1 से T2 हो गया। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में टेंपरेचर T1 से T2 हो गया, यानी टेंपरेचर क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। यानी जैसे पहले बॉइलिंग पॉइंट जो था, एक्चुअली में आप अज्यूम करो बॉइलिंग पॉइंट पहले कितना था? 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और अब टेंपरेचर जो है वो कितना हो गया? अज्यूम करने के लिए बोला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया सॉल्यूशन बनाने की। ग्राफ से मुझे लग रहा है आपको क्लियर होगा ये सारी चीज। तो बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको इजीली क्लियर है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो काफी अच्छी, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो इन पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इजीली बनते हैं। आपको जो ये थ्योरी है मैंने आपको जो समझाया, और इसका जो ये मैथमेटिकल टर्म आपको समझाई है, इजीली आपको यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ज्यादा इसके हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP। तो हमने सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका प्रेशर डिक्रीज होता है। और ये यहाँ थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये शो करती है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे प्योर सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाया तो मिलाते ही क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और इससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा, जो हम इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम एक चीज पर डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। सो द फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन एट देयर, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट of a substance, ठीक है, the freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of its liquid phase, यानी उसके लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। यानी एक्चुअली में क्या हुआ कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ऐसा टेम्परेचर है लिक्विड का, किसी सब्सटेंस का ऐसा टेम्परेचर है जिस पर उसका जो उसकी लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है वो किसके वेपर फेज के इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए सॉलिड फेज के। यानी लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, कोई सब्सटेंस है तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर पर उसका जो लिक्विड फेज है और उसका जो सॉलिड फेज है दोनों का जो टेम्परेचर वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए। क्या है डेफिनेशन यही कहती है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड फेज, the vapor pressure of its liquid phase is equal to vapor pressure of the solid phase of the substance। यानी solid phase का liquid phase और vapor जो solid phase है दोनों का vapor pressure इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको क्लियर है यहाँ पर। अब क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उस पर आते हैं। जैसे आपने when a non-volatile solid added in pure solvent its vapor pressure decrease, जैसे आपने क्या किया, एक non volatile solid किसी pure solvent में मिला दिया तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, डिस्कस किया इसके बारे में। एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। क्या हुआ, आपने जैसे ही प्योर सॉल्वेंट उसमें मिलाया, ये आपका प्योर सॉल्वेंट आपके पास है, आपने जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इसमें ऐड किया तो क्या होगा, ऐड कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होते ही क्या होगा कि इसका जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर पहले कितना था, एज्यूम कीजिए 0.518 था, अब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, मानो 0.4 चला गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जिसका वेपर प्रेशर है वो इसके सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर है। यानी एक्चुअली में ये लिक्विड फेज में था और इसके सॉलिड सॉल्वेंट जिस पर ये प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा था उसका जो वेपर प्रेशर था उसके इक्वल हो गया। यानी आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड किया तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो इसके फ्रीजिंग पॉइंट जो था पहले प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था, यानी जिस फ्रीजिंग पॉइंट पर जितना वेपर प्रेशर था उसके इक्वल हो गया। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट तो मिला ही नहीं, लेकिन सॉल्यूशन तो हमारे पास क्या फ्रीज हुआ ही नहीं, सॉल्यूशन हमारा फ्रीज नहीं हुआ, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन के लिए नहीं है। वो फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए था, प्योर सॉल्वेंट के लिए। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो गया, तो अब क्या होगा कि ये जो वेपर प्रेशर है वो उसके इक्वल हो गया। अब हमें वेपर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, और डिक्रीज करना पड़ेगा, हमें वेपर प्रेशर को और डिक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर हमें और डिक्रीज करना पड़ेगा। इसके मतलब क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। यानी जो लोअर टेम्परेचर पर जो सॉलिड सॉल्वेंट जो था उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो गया था, इक्वल हो गया था। अब क्या होगा कि हमें टेम्परेचर और डाउन करना पड़ेगा तब जाकर ये फ्रीज होगा, तो इसलिए इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। क्लियर, याद रखना कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज बी हायर देन दैट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। यहाँ पर आपको क्लियर है कि T नॉट F दिस इज द freezing point of solvent, pure solvent, or TF this is the freezing point of solution। तो क्लियर है यहाँ तक आपको सबको,
ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डीएफ में आपको क्लियर था। फ्रीजिंग पॉइंट मैंने आपको समझाया कि लिक्विड फेज और जो सॉलिड फेज है उनका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए जिस टेंपरेचर पर, वो हमारा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। किस टाइप से फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो गया, ये हमने यहाँ पर नोटिस किया। अब हम इसकी जो मैथमेटिकली टर्म्स है कि किस टाइप से मैथमेटिकली किस पर डिपेंड करता है और किस टाइप से इसके कैलकुलेशन हम करेंगे, वो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर होना चाहिए। एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। सो आ गए हैं अब हम इसकी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मैथमेटिकल टर्म्स पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, हमने समझा किस टाइप से आप किसी प्योर सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है। अब एक्चुअल में जो ये इसकी मैथमेटिकल जो टर्म्स है, कैलकुलेशन जो कैसे होगी, किस पर डिपेंड करता है, वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होगा? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो हायर माइनस लोअर होता है। यानी टी नॉट एफ किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? प्योर सॉल्वेंट का। टी एफ किसका है? सॉल्यूशन का। तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो एक्सपेरिमेंटली क्या मिलता है, हम ये जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पर ही डिपेंड करेगा। तो मोल फ्रैक्शन रिलेट करते हैं किससे? मोलल कंसंट्रेशन। ओके, मोललिटी, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी इट्स मीन एक्सपेरिमेंटली क्या मिलता है, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। मोललिटी, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है केएफ, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ये सभी सॉल्यूशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो केएफ मल्टीप्लाई एम, दिस इज द डेल्टा टीएफ। ओके, सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ और एम मोललिटी होती है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी सॉल्वेंट होता है। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और इसका हमने क्या किया, बिल्कुल ऐसे सही तरीके से लिख दिया हमने इसे, W2 मल्टीप्लाई 1000 W1 M2। सो M2 इज इक्वल्स टू KF W2 मल्टीप्लाई 1000 W1 मल्टीप्लाई डेल्टा TF। यानी हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज करते हुए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज है कि हम सॉल्यूट का मोलर मास इसको यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। यहाँ क्या है, M2 is the molar mass of the solute, KF is the depression in freezing point. Sorry, KF is the freezing point depression constant, and W2 mass of the solute 1000, W1 mass of the solvent. This is the mass of solute and this is the mass of solvent, और ये दोनों ग्राम में होते हैं। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो या चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, टेंपरेचर हमेशा केल्विन में लेना है। क्लियर है? अगर सेंटीग्रेड में है तो केल्विन में आप कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? अब वाटर की अगर हम बात करें कि वाटर के लिए क्या वैल्यू होती है, तो वाटर के लिए KF की जो वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। ये फिक्स वैल्यू है, हर एक सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। तो ये वाटर के लिए वैल्यू है। अब इस ग्राफ से हम समझते हैं, इस ग्राफ से मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से, जैसे हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एक्चुअली में ये प्योर सॉल्वेंट था और इसका ये ग्राफ था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। ठीक है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, सो ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ था और यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये पॉइंट। इस पॉइंट पर क्या था, दिस इज द सॉलिड फेज ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये सॉलिड सॉल्वेंट है और ये लिक्विड सॉल्वेंट है। ठीक है, एक्चुअली में ये पूरा ग्राफ जो है प्योर सॉल्वेंट का है और नीचे वाला ग्राफ जो है सॉल्यूशन का है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ इस पॉइंट तक तो ये लिक्विड सॉल्वेंट है और यहाँ ये सॉलिड सॉल्वेंट है। यानी जिस पॉइंट पर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, यानी लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में। ठीक है, यानी लिक्विड सॉल्वेंट और कौन सा, सॉलिड सॉल्वेंट, दोनों इक्विलिब्रियम में,
सॉलिड सॉल्वेंट दोनों जो है इक्विलिब्रियम में है, यानी जो लिक्विड फेज है प्योर सॉल्वेंट की और जो सॉलिड फॉर्म फेज है प्योर सॉल्वेंट की, जब दोनों इक्विलिब्रियम में, वो पॉइंट होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब वो फ्रीजिंग पॉइंट T नॉट F यहाँ पर मिल रहा है। अब आपने जैसे सॉल्यूशन बना दिया उसका, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया, तो उसका ग्राफ ये मिलेगा। अब ये जो है ये इस टाइप से यहाँ इस ग्राफ को जहां ये क्रॉस करेगा, इस सॉलिड सॉल्वेंट ग्राफ को ये जहां क्रॉस करेगा वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ वो यहाँ होगा, इसका ग्राफ डिक्रीज हो गया। तो क्या होगा कि क्योंकि वेपर प्रेशर, इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ग्राफ इस टाइप से नीचे चला जाएगा और यहाँ पर ये कट करेगा, और जिस पर ये सॉलिड सॉल्वेंट के ग्राफ को कट करेगा वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट TF यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो चुका है। तो जब भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है कि कोई भी प्योर सॉल्वेंट होता है, इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, तो किस टाइप से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी। तो ये सारी कोलिगेटिव तीनों प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर आपको क्लियर है, और मैंने आपको सारा, अब इस पर आप चाहे तो न्यूमेरिकल कर सकते हैं। नॉर्मली आप क्या करेंगे, या तो आपको ये सारी वैल्यूज गिवन होगी और डेल्टा टीएफ फाइंड करने को बोला होगा। याद रखना कि डेल्टा टीएफ को आप डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा टीएफ को लिख दोगे क्योंकि वैल्यू ये होती है, और या हो सकता है आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए ये वैल्यू गिवन होगी, तो आप ये वैल्यू पुट करके और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर है, जहां तक आपको मैंने आपको समझाया है